रहमान रहीम। तो चलें यार स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने उन डिजीजेस को पढ़ना है जिन डिजीजेस के अंदर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की डीजनरेशन होती है, और उन न्यूरॉन्स की डीजनरेशन से आपकी बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स आएंगे। उन डिजीजेस को बोलते होते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर क्या है? ये बेसिकली वो डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का डैमेज होगा। न्यूरॉन्स के डैमेज होने से आपको कुछ तरह की मूवमेंट्स आएंगी। अब वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज क्या है? ये बेसिकली वो डिजीज है जिसमें क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर एक एरिया है, उसको बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा का एक पार्ट होता है जिसको पार्स कंपेक्टा बोलते हैं। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपेक्टा जो कि आपके मिड ब्रेन में होता है, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स डोपामीन के होते हैं। तो जब उन डोपामीन न्यूरॉन्स का डैमेज होता है या डीजनरेशन होती है, उसकी वजह से आपको ये पार्किंसन डिजीज आती है। फिर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज है ये आफ्टर 60 आएगी, मतलब बंदे की एज ग्रेटर देन 60 है फिर आएंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या आएंगे? पर्सन को ट्रेमर होंगे, पीछे मैंने आप लोगों को बताया रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे। पर्सन को रिजिडिटी होगी, कोग व्हील या लेड पाइप, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर इसी तरह एकनेजिया या ब्रेडिकानेजिया। एकनेजिया का मतलब है मूवमेंट नहीं होगी। ब्रेडिकानेजिया का मतलब है कि वो जो मूवमेंट है वो स्लो स्लो होगी। और इसमें पर्सन का शफलिंग गेट होगा। शफलिंग गेट का मतलब ये है कि जो उसका पोस्चर है या उसका जो चलने का स्टाइल है वो आपके पास शफल होगा, इधर उधर वो जैसे बंदा गिरता है। फिर उसके बाद स्मॉल हैंड राइटिंग होगी, इसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। फिर इसी तरह उसका पोस्चर भी अनस्टेबल होगा, मतलब हमें नहीं पता वो बंदा कहीं भी गिर सकता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है फॉल करने की। तो पार्किंसन डिजीज में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बंदे को ट्रेमर आएंगे, बंदे की बॉडी रिजिड होगी, हार्ड होगी, बंदे की मूवमेंट स्लो होगी, और जो उसकी राइटिंग है वो भी छोटी होगी, और उसका जो लाइक जब वो वॉक करेगा तो वो कहीं गिर भी सकता है, ये आपने याद रखना है। और इसके अंदर पर्सन को डिमेंशिया भी हो सकता है, बंदे को मेमोरी लॉस भी हो सकता है, ये आपने याद रखना है। जब आपके पास पार्किंसन डिजीज में सब्सटेंशिया नाइग्रा का डैमेज होता है, तो इसके अंदर जो डैमेज वो क्यों हो रहा है, मतलब जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो क्यों उनका डैमेज हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर क्या होती हैं, आपके ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स अकोमुलेट हो जाती हैं। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं अल्फा साइनुक्लियन। अल्फा साइनुक्लियन के ये बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को जाके डैमेज करेंगी। जब इनका डैमेज होगा तो जब आप इनको हिस्टोलॉजी के ऊपर चेक करोगे तो ये लीवी बॉडीज की तरह आपको दिखाई देंगी। लीवी बॉडी क्या है? अगर आप लैब के अंदर या हिस्टोलॉजिकल स्टडी करो और उस स्टडी के अंदर आपको क्या मिले, इंट्रासेलुलर इयोजिनोफिलिक इंक्लूजन्स मिले, मतलब ये कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर के अंदर या उसके सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के इनसाइड आपको इयोजिनोफिलिक इंक्लूजन्स मिलेंगी, मतलब आपको इयोजिनोफिलिक डिपॉजिट्स मिलेंगे। वो डिपॉजिट किस चीज के हैं? अल्फा साइनुक्लियन। तो मतलब ये है कि जब अल्फा साइनुक्लियन सेल के अंदर जाके डिपॉजिट होती है उसको लीवी बॉडी बोलते होते हैं। तो लीवी बॉडीज के हैं, ये बेसिकली अल्फा साइनुक्लियन प्रोटीन्स हैं जो आपके इंट्रासेलुलर डिपॉजिट होती हैं। ये आप लोगों ने इसमें याद रखने। उसके बाद सेकंड आपके पास डिजीज आती है हंटिंगटन डिजीज। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको ऊपर यही चीज बताई कि इन डिजीजेस के अंदर न्यूरॉन्स का डैमेज होता है। अब ऊपर न्यूरॉन डोपामीन के थे, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स का डैमेज होगा वो गाबर्जिक न्यूरॉन होंगे, गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये न्यूरॉन्स का डैमेज कहाँ पे होगा? आपके स्ट्राइएटम के अंदर होगा। और ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब ये कि ये फैमिलीज टू फैमिलीज रन करती है। और इस डिजीज में क्या होता है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्रेन के अंदर CAG, ये एक न्यूक्लियोटाइड का रिपीट है, मतलब ये तीन न्यूक्लियोटाइड हैं, साइटोसिन, एडानिन, गुआनिन। इन न्यूक्लियोटाइड्स के हमारी बॉडी के अंदर रिपीट होते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं, मेरी बॉडी के अंदर 10 से 15 रिपीट होंगे। अगर तो ये रिपीट लेट्स सपोज 40 या 50 हो जाते हैं,
तो ये हम अब नॉर्मल हैं, फिर ये रिपीट मेरे ब्रेन के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे। तो जब इस तरह की एक्सपेंशन रिपीट होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपके न्यूरॉन्स का डैमेज होगा। अब ये रिपीट क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम 4 होता है, क्रोमोसोम 4 के ऊपर एक जीन होता है, उस जीन को बोलते हैं हंटिंगटन जीन। जब इस हंटिंगटन जीन की म्यूटेशन आती है क्रोमोसोम 4 के ऊपर, तो इस म्यूटेशन की वजह से ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट ज्यादा हो जाते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट ज्यादा होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो रेपिटिशन है वो अकमुलेट हो जाएगी, उससे फिर आपके ये गबर्जिक न्यूरॉन्स का डैमेज होगा। अब ये जब डैमेज होगा तो कहाँ कहाँ पे होगा? आपके कॉर्डेट का होगा, पुटामेन का होगा, और इसके साथ आपके जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के अंदर वो इनलार्ज हो जाएंगी। तो कॉर्डेट और पुटामेन की ट्रोफी हो जाएगी, मतलब ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन साइज में छोटे हो जाएंगे, जो वेंट्रिकल्स हैं वो साइज में बड़े हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ये जो हंटिंगटन डिजीज है, इसके अंदर कौन से आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा या कम होते हैं, तो डोपामिन ज्यादा हो जाएगा, गाबा कम होगा, और एसिटाइल कोलिन कम होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगेन सबसे पहले, व्हाट इज हंटिंगटन डिजीज? ये वो डिजीज है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये फैमिलीज टू फैमिलीज रन करती है। इस डिजीज में मसला ये बनता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम 4 है, क्रोमोसोम 4 के ऊपर एक जीन है, उसको बोलते हैं हंटिंगटन जीन। इस जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, इसकी म्यूटेशन से हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट ज्यादा हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट ज्यादा होगा, तो ये आपके स्ट्राइएटम, पुटामेन, उसके बाद कोडेट को, आपके वेंट्रिकल्स को डैमेज करेगा। तो उससे क्या होगा, आपके कोडेट न्यूक्लियस और पुटामेन का साइज कम हो जाएगा, वेंट्रिकल्स का साइज ज्यादा हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और फिर उसके बाद आपने ये चीज याद रखनी है कि हंटिंगटन डिजीज के अंदर न्यूरॉन्स की डेथ होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हंटिंगटन डिजीज में न्यूरॉन्स की डेथ क्यों होती है, तो आप लोगों ने ग्लूटामेट को पिक करना है। मतलब देखो, अगर ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर है आपके पास NMDA के, ये वो रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर ग्लूटामेट ने काम करना है। तो ग्लूटामेट को काम करने के लिए कौन से रिसेप्टर चाहिए? NMDA। तो जब ग्लूटामेट इन रिसेप्टर्स के थ्रू जाके इस न्यूरॉन के ऊपर काम करेगा, तो ये न्यूरॉन एक तरह से हैप्पी हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी के अंदर मारा जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूरोनल डेथ जो होती है वो ग्लूटामेट के थ्रू होगी हंटिंगटन डिजीज के अंदर। और इसमें फिर सिम्टम क्या आएंगे? सबसे पहली बात, ये जो डिजीज होती है ये 30 से 50 साल के दरमियान आएगी। पार्किंसन डिजीज ग्रेटर देन 60 ईयर में है, हंटिंगटन डिजीज लेस देन 50 ईयर में होगी, और ग्रेटर देन 30 ईयर में होगी। इसमें सिम्टम क्या आते हैं? कोरिया होगा, एथिटोसिस होगी, पर्सन अग्रेशन होगा, अग्रेसिव होगा पर्सन, डिप्रेशन में जाएगा पर्सन, को डिमेंशिया होगा। ये आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। फिर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास हंटिंगटन डिजीज है, इसमें एक टर्म है एंटीसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो USMLE की तैयारी कर रहे हैं, एंटीसिपेशन क्या होता है? लेट्स सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसकी एज है 45 ईयर, उसको हंटिंगटन डिजीज है, और ये मैरिड है, और ये आपको आगे बोलता है कि मेरे बच्चे की एज है 25 साल, और उसको हंटिंगटन डिजीज हो गई है। अब देखो, इस बंदे को 45 साल में हुई थी, लेकिन इसके बच्चे को अर्ली हो गई है। तो अगर किसी को अर्ली डिजीज हो जाए, ठीक है, वो एक कौन सी प्रॉपर्टी है? एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन में क्या होता है कि आपकी ये जो डिजीज होती है ये अर्ली आ जाती है। मतलब फैमिलीज के अंदर अगर किसी को 50 ईयर में आई थी, तो उसके बच्चों को या उसकी फैमिली में ये अर्ली भी डिजीज आ सकती है। ये क्यों आएगी? क्योंकि इसके अंदर रिपीट ज्यादा, मतलब देखो, इस फादर के अंदर 50 रिपीट थे, हो सकता है बच्चे के अंदर 100 रिपीट हो। तो जितने ज्यादा रिपीट होंगे उतना ज्यादा डिजीज अर्ली आएगी, और वो जो डिजीज अर्ली आएगी वो उतनी ज्यादा अग्रेसिव होगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटीसिपेशन। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? जब भी आपकी मेमोरी के अंदर आपके एग्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? देखो, मुझे पता है कि मैंने सुबह उठ के लेट्स सपोज शावर लेना है, शावर लेके यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे पता है कि मैंने अपने कपड़ों को प्रेस करना है। ये जो आपके जितने भी फंक्शंस हैं,
ये आपके एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, जो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि हाँ भाई मैंने ये काम करने हैं। तो डिमेंशिया में क्या होता है, आपकी ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो आपकी मेमोरी है, आपका एग्जेक्टिव फंक्शन है, इसके अंदर डिक्लाइन आ जाता है, इसके अंदर लॉस आ जाता है। लेकिन प्लीज याद रखना है, इसमें आपका कॉन्शियस लेवल इंटैक्ट रहेगा। मतलब ये कि अगर मुझे लेट्स सपोज मैं आपको ये बोलता हूँ कि डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं उससे जाके बोलता हूँ कि मुझे 2-4 साल पहले की चीज़ें नहीं याद आ रही, मुझे अभी चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एक कॉन्शियस लेवल मेरा इंटैक्ट है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा। जस्ट मेरा मेमोरी का इश्यू आ रहा है और इसके अलावा मुझे पूछेगा आपने कैसा हुलिया बनाया हुआ है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपको ये नहीं पता आपने किस तरह से ड्रेसिंग करनी है, क्या चीज़ें आपको पहननी चाहिए। मतलब नीचे लेट्स सपोज पैंट है, ऊपर कमीज़ है, इस तरह से वो जो सीक्वेंस होता है आपकी पर्सनैलिटी का वो चेंज हो जाएगा। और ये जो मेमोरी का लॉस हो रहा है, ये आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि भई अगर किसी बंदे को डिप्रेशन है या उसको हाइपोथायराइडिज़्म है या उसकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है या उसको न्यूरोसिफिलिस है या उसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस है, इन सब डिजीज़ेज़ की वजह से अगर आपको मेमोरी लॉस होता है, तो अगर आप इन डिजीज़ेज़ को ट्रीट करोगे तो आपकी मेमोरी ठीक हो जाएगी। तो वो कॉज़ जिसको ठीक करने से आपकी मेमोरी ठीक हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल कॉज़। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो ये आप लोगों का एक तरह से टॉपिक था, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। आप लोगों ने पीछे वाले टॉपिक्स भी पढ़ लेने। आज क्लास थोड़ा-सा लेट हुई है क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए नहीं था कोई, तो आइडिया नहीं था मुझे। तो कल से इंशाल्लाह फिर क्लास थोड़ा जो है ना वो अर्ली किया करेंगे। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो क्लास है वो 45 या फिर 50 पे स्टार्ट कर दें। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं उनका थोड़ा मैथ्स का भी इश्यू आता है, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करके कल से क्लास थोड़ा अर्ली करने की